राधे राधे दोस्तों। आज से लगभग 500 वर्ष पहले मिथिला राज्य में किशनपुर नाम का एक गांव था। इसी गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार में विधवा ब्राह्मणी और उसके 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम माधव और छोटे पुत्र का नाम रघु था। माधव बड़ा ही चतुर, हाजिर जवाब और प्रखर बुद्धि का युवक था। सारे गांव में उसकी अक्लमंदी की चर्चा रहती थी। उसने पिता की मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारी संभाल रखी थी। थोड़ी सी खेती में ही घर का गुजारा ठीक प्रकार से हो जाया करता था। बूढ़ी माँ अपने बेटे की बुद्धि और परिश्रम से प्रसन्न रहती थी। माँ को अपने छोटे बेटे की बहुत ही फिक्र रहती थी। माँ को लगता था कि उसके बाद न जाने छोटे बेटे का क्या होगा। इस बारे में उसने एक दिन माधव से बात की। वह कहने लगी, बेटा माधव, अब मेरी उम्र हो चुकी है। भगवान के घर से कभी भी बुलावा आ सकता है। माँ ने उदास होते हुए कहा, बेटा, मुझे तेरी फिक्र तो नहीं है। ईश्वर की दया से तेरे पास बुद्धि बल है जो किसी भी परिस्थिति में इंसान का साथ नहीं छोड़ता। मगर रघु की फिक्र लगी रहती है। वह साधारण बुद्धि का लड़का है। माधव कहने लगा, माँ, तुम बबुआ की फिक्र क्यों करती हो? मैं हूं ना, मेरा भरोसा कर। बबुआ को मेरे जीते जी कोई परेशानी नहीं होगी। माँ ने कहा, भगवान तुझे सदा के लिए खुश रखे बेटा। अब मैं चैन से मर सकूंगी। बूढ़ी माँ की आंखों में संतोष के भाव आ गए। कुछ दिनों बाद माधव का विवाह हो गया। उसकी पत्नी बड़ी ही सुशील और पतिव्रता स्त्री थी। स्वयं माधव भी धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह काली माँ का उपासक था और नित्य प्रति पूजा किया करता था। सारा गांव कहता था, माधव को काली माँ की कृपा से इतनी बुद्धि प्राप्त हुई है। अपनी छोटी मोटी सभी समस्याओं को लेकर गांव वाले माधव के पास आते और माधव चुटकी में ही उनकी समस्याओं का समाधान कर देता था। जैसा कि अक्सर होता है, धन और कीर्ति बढ़ जाने पर आदमी से कुछ ईर्ष्यालु लोग और भी ज़्यादा ईर्ष्या हो जाते हैं। ऐसे ही माधव के साथ भी हुआ। गांव के कुछ लोग उनसे द्वेष रखने लगे, परंतु माधव को ना ही किसी का भय था और ना ही किसी से कोई मतलब। वह अपना काम सफल करने की विद्या अच्छे से जानता था। उनकी बुद्धि के समक्ष उनके विरोधी भी नतमस्तक हो जाते थे। आवश्यकता पड़ने पर माधव अपने बुद्धि बल से विरोधियों से अपने कार्य सहज ही करवा लेते थे। हालांकि माधव बहुत ही अमीर नहीं था, पर उसके परिवार का गुजारा ठीक तरह से हो जाया करता था। उसकी पत्नी एक कुशल गृहिणी थी। वह माधव का बहुत ही मान सम्मान करती थी। माधव के विवाह के कुछ समय बाद ही उसकी माता का देहांत हो गया। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार माधव ने भली प्रकार से माता का दाह संस्कार किया। गांव में भोज प्रथा का चलन होता है। कोई पैदा हो या कोई मर जाए, दोनों ही परिस्थितियों में भोज करना होता है। माधव भी विचार कर चुका था कि वह भी अपने सामर्थ्य के अनुसार माता का भोज करेगा, परंतु उसके विरोधी तो जैसे इस अवसर की ताक में ही बैठे हुए थे। विरोधियों ने मिलकर योजना बनाई कि किस तरह से माधव को महाभोज के लिए उकसाया जाए। उनके विरोधियों में सबसे बड़ा नाम था दुर्जन सिंह का। दुर्जन सिंह और उसके साथी मिलकर माधव के घर पर मातमपोशी करने के लिए पहुंच गए।
इधर उधर की बातें हुई, फिर एक ने बात छेड़ ही दी। माधव जी, माता जी के भोज का क्या विचार है? माधव बोला, विचार क्या है भैया, अपने सामर्थ्य के अनुसार तो करूँगा ही, अब प्रथा तो मैं तोड़ नहीं सकता। एक आदमी बोला, वैसे भी आप ब्राह्मण हैं, आसपास के 25 गांवों में आपका आना जाना होगा, किसी भी गांव में कैसा भी भोज हो आपको निमंत्रण आ ही जाता है। माधव ने कहा, हाँ सो तो है। दूसरा आदमी कहने लगा, अरे भाई, अपने माधव की प्रसिद्धि दूर दूर तक जो फैली है, सब तो इन्हीं से राय लेने आते हैं। इस हिसाब से तो माधव जी को 25 गांव का महाभोज करना ही चाहिए। पास ही बैठे हुए एक आदमी ने झट से कहा, वह तो करेंगे ही, माता जी की आत्मा की शांति के लिए और माधव जी की चारों ओर फैली हुई कीर्ति के लिए यह बहुत आवश्यक भी है। भाई, सबका मुख मीठा होना चाहिए। क्यों? माधव की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वह आदमी बोला, और वैसे भी माँ काली का दिया हुआ सब कुछ तो है इनके पास। माता जी स्वर्ग में बैठी आशीर्वाद देंगी और फूले नहीं समाये। माधव खामोशी से सारी बातें सुनता रहा। वह समझ गया कि यह लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, पर फिलहाल उसने खामोश रहना ही ठीक समझा। यह जरूरी भी था कि शत्रु पक्ष की सारी चालें जान ली जाएं, और माधव की तो एक ही चाल उन सब पर भारी पड़ने के लिए सक्षम थी। तभी उनमें से एक फिर से बोला, माधव जी तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। माधव ने कहा, अब सब कुछ तो आप लोगों ने ही बोल दिया है, चार पंचों की बात टालना कभी उचित नहीं होता। एक आदमी खुश होकर बोला, इसका मतलब महाभोज होगा। वह ऐसा सपूत बेटा माँ हर किसी को दे। चलो भाई, गांव वालों को खुशखबरी सुनाते हैं कि अपने माधव जी अपनी माता की शांति के लिए 25 गांवों का मीठा भोज कर रहे हैं। विरोधी दल ने खुश होकर कहा। विरोधी दल के दुर्जन सिंह और उसके साथी बहुत ही खुश होकर चल दिए। वे आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। क्या खूब फसाया चतुर माधव को, अब देखना सब आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। बच्चू को बड़ा सयाना बना फिरता है, किसी को अपने आगे कुछ समझता ही नहीं। अब जब घर के सारे बर्तन भांडे बिक जाएंगे तब पता चलेगा। भाई, मजा आ गया, आज तो मीठे का महाभोज ऐसे ही हो जाता है। मैं तो भाई चक्कर खाऊंगा। देखना माधव का दिवाला ना निकाल दिया तो कहना। भाई सब ठहाका लगाकर हंसने लगे। अब सारे गांव में यह बात फैला दी गई। जो भी सुनता वह हैरान रह जाता। माधव की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, यह बात सब लोग जानते थे। वह आपस में बातें करने लगे। लगता है कोई बड़ा खजाना मिल गया है माधव को। जितने मुख उतनी ही बातें हो रही थी। मीठे भोज की खुशी सबको थी। कई सालों में कभी ही ऐसी दावत मिलती थी। उधर माधव अपनी पत्नी के पास पहुंचा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जबकि पत्नी की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। वह कहने लगी, यह क्या कर रहे हैं आप? 25 गांवों के मीठे भोज की हामी भर ली। आसान काम समझ लिया है क्या आपने, या घर की स्थिति से अनजान हो आप? तब माधव ने कहा, अरे भाग्यवान, हामी मैंने नहीं भरी। माधव मुस्कुरा कर बोला, यह तो उन लोगों की अपनी योजना थी। पत्नी ने कहा, तो आपको विरोध करना चाहिए था। माधव ने कहा, उन लोगों ने जैसा सोचा है वैसा ही होगा। पत्नी बोली, पर कैसे? तब माधव ने कहा, मैं करूँगा ना।
पत्नी कहने लगी, लगता है आपने कुछ सोच रखा है। माधव ने कहा, अब दुश्मन वार करे तो चुप तो बैठा नहीं जाता। तुम देखना कि मैं कैसे उन लोगों की मनमर्जी करता हूँ। पत्नी के माथे से चिंता की लकीरें अब हट गई थी। अपने पति की अकल पर उसे पूरा भरोसा था। उधर भोज की बात उस गांव से निकलकर और गांव में पहुंच गई। लोग शोक व्यक्त करने के लिए आने लगे। भीड़ बढ़ने लगी। लोग माधव की तारीफ करते नहीं थकते थे। माधव सिर्फ मुस्कुराता रहता। भोज का दिन भी करीब आ रहा था। माधव बाजार से बैलगाड़ी भरकर पत्तल लेकर आया। अब तो कोई संशय बाकी ही नहीं बचा था। भोज के लिए एक दिन पहले 25 गांव में निमंत्रण भेज दिया गया। माधव ने भोज की व्यवस्था खेत में की और सबसे अपील की कि 11 बजे तक सब आ जाएं। अगले दिन प्रातःकाल से ही किशनपुर गांव में भोज खाने वालों का आना शुरू हो गया। माधव सबको कतार में बिठा रहा था और उनके सामने पत्तल रख रहा था। विरोधी दल परेशानी में था कि कहीं कोई हलवाई या भट्टी तो नजर नहीं आ रही। कैसा मीठा भोज है यह। 12 बजते बजते 25 गांवों के आदमी खेत में कतार में बैठ चुके थे और मीठे की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब माधव के आदेश पर उसके मित्र वर्ग ने मीठा परोसना शुरू किया। पर यह क्या, पत्तलों पर सिर्फ 4-4 इंच के गन्ने के टुकड़े परोसे जा रहे थे। खाने वाले हैरान और विरोधी दल हक्का बक्का। तब कुछ बुजुर्गों ने क्रोध से भरकर माधव को फटकारा। माधव, यह सब क्या है? एक बुजुर्ग लाल आंखें करके बोला, तुमने हम सबका अपमान करने के लिए यहाँ बुलाया है क्या? जब तुम्हारी औकात ही नहीं थी तो क्यों 25 गांव को निमंत्रण भेजा? माधव ने कहा, काका, आप अकारण ही क्रोधित हो रहे हैं। माधव नरम स्वर में बोला, मैंने क्या त्रुटि कर दी है? गन्ना ही तो है। सभी मिठाइयों का मोल क्या गन्ने के बिना किसी मिठाई की कल्पना भी की जा सकती है? आप सबका मुख मीठा हो जाएगा और मेरी माँ की आत्मा को शांति मिल जाएगी। क्या यह मीठा नहीं है? बुजुर्ग नरम पड़ गए। माधव की बात सही जो थी। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, यह बात तो ठीक है, मीठा तो यह सबसे अच्छा है, परंतु तुम्हें इतना बखेड़ा फैलाने की क्या जरूरत थी? अपनी माता की आत्मा की संतुष्टि के लिए 13 ब्राह्मण को भोज कराना ही पर्याप्त था। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, काका, मैंने कोई बखेड़ा नहीं फैलाया। मैं तो अपने सामर्थ्य के अनुसार ही भोज कराने वाला था। अपने गांव और अपने खास मित्रों को भोजन करवाने लायक व्यवस्था तो मेरे पास थी। पर माधव ने खंजर की तरह उंगली विरोधी दल की तरफ उठाई, जहां पर दुर्जन सिंह और उसके साथी बैठे हुए थे। फिर माधव ने कहा, यह मेरे गांव के गठमान्य लोग थे, जिन्होंने मेरी हामी के बिना ही जबरदस्ती मेरे ऊपर मीठे के महाभोज का भार लाद दिया। इन लोगों का कहना था कि मुझे कैसे भी करके भोज करवाना ही होगा। साथ ही इन्होंने गांव और आसपास के गांवों में भी प्रचार कर दिया। अब आप ही बताइए, मैं क्या करता? विरोधी दल को मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिल रही थी और तब सब गांव वाले मिलकर दुर्जन सिंह और उसके साथियों को कोस रहे थे। आखिरकार विरोधियों को वहां से भागना ही पड़ा। भाई मान गए माधव को। 25 गांव का मुंह भी मीठा करा दिया और दावत का खर्चा भी बचा लिया और उन लोगों को भरी सभा में शर्मिंदा भी कर दिया जो किसी कारण माधव का दिवाला निकालने की सोच रहे थे। सब तरफ माधव की तारीफ हो रही थी। सब लोग माधव की तारीफ करते करते अपने अपने घर पहुंच गए।
माधव ने जब यह सारी बातें अपनी पत्नी को बताई तो वह फूली नहीं समाई। जरा से खर्च में महाभोज करने का चमत्कार माधव के अलावा और कौन कर सकता था। दोस्तों, यह कहानी तो यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपना कीमती समय मुझे देने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। राधे राधे।